10 साल पूरे हो गए मोदी सरकार को और अब 15वें साल के लिए चुनावों का बिगुल बज गया है और भारत पूरे तरीके से चुनावमय हो गया है। हर आदमी, हर चैनल, हर ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि अब होगा क्या, क्योंकि मोदी सपनों का इतना बड़ा सौदागर, एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि उसने विपक्ष की सारी कूलें हिला दी है। और अब बात ये नहीं है कि अब ये तीसरी टर्म मोदी जी जीतेंगे या विपक्ष जीतेगा। बात ये है कि मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसको साइकोलॉजिकली विपक्ष को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने उसमें दबा दिया है, पस्त कर दिया है मनोवैज्ञानिक रूप से, कि अब विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई हम जीतेंगे कुछ सीटें या नहीं जीतेंगे। मतलब कुछ हालात ऐसे कर दिए हैं कि इन चुनावों को विपक्ष के लिए उन्होंने गले की हड्डी बना दिया, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और उसकी वजह से आज की तारीख में जिस तरीके से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे ये लगता है कि शायद ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, कि ये तानाशाही वाला देश बन गया है। खैर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं, कृष्ण बंसल जी, ये अमेरिका के शिकागो शहर में रहते हैं और एक ये राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और सॉरी विशेषज्ञ हैं, और इनका विश्लेषण काफी पैना होता है। इसलिए आज हमने इनको दोबारा अपने स्टूडियो में बुलाया है ताकि हम ये जान पाएं कि जो भारतीय लोग विदेशों में बसे हैं, उनकी नज़र में इन चुनावों को लेकर क्या गहमा गहमी है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे भी मुद्दे उठाएंगे जिनको लेकर ये साफ दिखेगा कि शायद वो आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स हैं मोदी जी की, जिस वजह से भी विपक्ष काफी घबराया हुआ है, काफी डरा हुआ है। तो कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम इंडियन जी अचीवर्स में। नमस्कार। मैं और डॉक्टर गौड़ बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने कैरेबियन में होते हुए भी हमारे लिए समय निकाला। हमें पता चला आप वहां पर घूमने आए हुए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम लगभग चलिए हम शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम को, इंडियन अचीवर्स को। और हमारा वैसे तो विषय है मोदी मस्त विपक्ष पस्त, लेकिन आज हम कुछ तीखे सवाल भी लेंगे। क्या मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में, आप तो मेरे हिसाब से कई दशकों से अमेरिका में बसे हुए हैं, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में भारतीय राजनीति को लेकर जो विदेशों में भारतीय बसे हुए हैं, उनके बीच में किस तरह की विचारधारा बनी है, और वो क्या सोचते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है भारत में, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसके ऊपर थोड़ा सा आप पहले हमें बताइए। या नमस्कार राजीव जी, नमस्कार विजय जी, एंड आपके सभी दर्शकों को भी। ये आप हमेशा बहुत रेलेवेंट टॉपिक्स लेके आते हैं उनसे उन पे डिस्कस करने के लिए। और सबसे अच्छी जो बात मेरे को लगती है वो है कि हमारे जो भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रहते हैं उनसे संबंधित वो क्या सोचते हैं, वो क्या है उनके लिए, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और पिछले 3 दशकों से मैं यहाँ पर हूँ और उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, अमेरिकी पॉलिटिक्स में और इंडियन पॉलिटिक्स में, दोनों में, भारतीय पॉलिटिक्स में, दोनों में ही मैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से काफी इन्वॉल्व रहा हूं। तो काफी काफी क्लोजली हम देखते हैं। पिछले 10 सालों में आपने पूछा ना, बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि आज से मैं ये सोचता हूं कि 10 से 15 साल पहले जब हम देखते थे, सोचते थे, जो हमारी भारत की एक छवि थी अमेरिका में और दुनिया में, वो एक ऐसी छवि थी कि हम पिछड़े देश हैं। जब भी कोई उनकी बात करता था, हमारी बात करता था, हाथियों और सपेरों की बात करता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के आने की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा ये लगने लगा था कि हाँ चलो, एक सॉफ्टवेयर वालों का काम नाम हो रहा है, थोड़ा काम यहाँ पे बढ़ा है, थोड़ा हम मिडिल मैनेजमेंट से अपर मैनेजमेंट में हमारे लोग बढ़े हैं। लेकिन जो भारत की छवि फिर भी नहीं उभरी थी। लेकिन मोदी जी के आने से जो बदलाव आया है वो उस लेवल का आया है कि हम लोग कोई सोच भी नहीं पाए, इतनी जल्दी हुआ। और जो हम लोगों के अंदर एक गर्व की एक फीलिंग आई है, हम लोगों को लगता है कि हम भारतीय हैं, नहीं, हमारे आपको क्या अंदर भारत मतलब, की आपको होने क्या का। लगता है कि 10 साल पहले भारत सपेरों का देश था, सिर्फ ये 10 साल में बदलाव आया है? ये 10 साल में बदलाव आया जी। इससे पहले मैं एक बात और बोलूंगा, सन 2000-2001 में जब इंडिया शाइनिंग का एड आया था टीवी पे, तब हमें लगा था कि हाँ कुछ हुआ, लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए आया था, वो खत्म हो गया। हमारे लीडर्स हमेशा आते थे, हाथ जोड़ के पीछे खड़े रहते थे, लाइनों में आते थे, खड़े हो जाते थे, चले जाते थे।
लेकिन आज फिनोमेना बन गया है, जब कोई भारत के प्रधानमंत्री कहीं भी किसी भी देश में और अमेरिका भी आते हैं तो व्हाइट हाउस में उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, जो बहुत ही रेयर लोगों को दिया जाता है, उस तरह का ट्रीटमेंट। अभी हम जब लास्ट टाइम मोदी जी आए थे तो हम लोग व्हाइट हाउस में, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था और जिस तरह का उन्हें सम्मान दिया गया, तो मेरे ख्याल से वो दूसरी बार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया गया था उस तरह का सम्मान जो उनको दिया गया था। ये ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये इसलिए नहीं मिल जाता है कि कोई बस किसी को अच्छा लगा या दोस्ती हो गई। ये तब मिलता है इस तरह का जब लोगों को, सामने वाले को ये लगने लगे कि ये देश कितना सशक्त हो गया है, देश की हमें कितनी जरूरत है आज की तारीख में। और ये अमेरिका वालों को एहसास हो गया कि आज भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि कुछ भी कोई भी बोल के चला जाए, कुछ कोई कर ले, कोई भी मुद्दा उठा ले और हम चुपचाप बैठे रहें। तो मतलब आपका ये कहना है कि भाई आप जैसे पहले हिंदुस्तानियों को दोयम दर्जे का समझा जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब नहीं है, अब हम बिल्कुल, अब हम उस लेवल पे प्ले कर रहे हैं जो टॉप लेवल पे है। हम टॉप 5 में प्ले कर रहे हैं अब। बंसल साहब देखिए, एक समय ऐसा था, आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था, कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में व्हाइट हाउस में ये कह रहे हैं एक पत्रकार को कि ये देहाती औरत की तरह रिरिया रहा था। तो वो समय भी हमने देखा यहाँ रहते हुए। अब जो आपने बताया, मेरा प्रश्न ये है कि ये तो बात हो गई प्रेस की या बड़े लोगों की या भारतीयों की, कि थोड़ा बदलाव आया है, उनको फील हो रहा है। क्या जो आम अमेरिकी नागरिक हैं, आम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी भी नज़र में कुछ परिवर्तन आया है? उनकी नज़र में भी हम थोड़े महत्वपूर्ण हुए हैं? उनकी नज़र में भी भारत कुछ अच्छा देश बना है? बिल्कुल। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जब जब जिस तरह से लोग भारत को देख रहे हैं, जब वो भारत में, पहले भारत क्या था, भारत के यहाँ से आई हुई चीजें नहीं मिलती थी हमें। यहाँ पर भारत के बारे में जब बात होती थी तो भारत एक लेने वाला देश था, देने वाला नहीं था दुनिया को। भारत की जो उपलब्धियां थी वो किसी को मालूम नहीं थी। आज जो मोदी जी ने काम किया है, वो सिर्फ ये नहीं किया है कि हिंदुस्तान की, भारत की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया हो या एक विश्व पटल पे हमारे फॉरेन पॉलिसी को एक स्ट्रांग बनाया। उन्होंने इसके अलावा भारत की जो हमारी संस्कृति है उसको इस देश, जो दुनिया के देशों में इतना बढ़ा दिया है। जैसे योगा डे आप देख लो, सिंपल, आज योगा के नाम से हम जुड़ गए हैं। आप हमारी बाकी संस्कृति, वेदों के बारे में आज बात होती है, आज हमारे यहाँ, आज हमारे धर्म के बारे में बात होती है। आज हम लोग शर्माते नहीं है क्योंकि लोगों को मालूम है कि हम कौन हैं। मैं अभी कुछ साल पहले तक भी, क्योंकि मैं यहाँ की पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्वॉल्व हूँ, मैं यहाँ के इलेक्शंस में भी लड़ चुका हूँ, जब मैं यहाँ के चर्चों में जाता था या लोगों से मिलता था, लोग पूछते थे कि भाई तुम क्या है, तुम लोग मतलब अपने को ही तुम मतलब आर यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, यू कांट इवन पोर्ट्रे योरसेल्फ, योर पीपल आर नॉट। जो कॉन्फिडेंस एक इंडियंस, भारतीयों में आया है, यहाँ पे भारतीय मूल के लोगों में, वो एक अद्वितीय है। मतलब इतना ज्यादा है कि आज हम लोग भी जब बात करते हैं तो आज सामने वाले को लगता है कि हाँ ये कोई है। पहले हमारे पास आधार नहीं था उसका, आज हम पे आधार है। आज हम जिस जगह से आए हैं उसको हाईलाइट किया जा रहा है, जो पहले कभी नहीं किया जाता था। तो बहुत फर्क आया है, बहुत आज इन चीजों में। और फिर आज फॉरेन पॉलिसी की बात करें, पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होती थी, सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित थी। हम किसी की कोई बात ही नहीं कर पाते थे। हमारे राष्ट्राध्यक्ष आते थे, वो आके पैसे मांगने आते थे या है ना कुछ अपनी टेक्नोलॉजी मांगने आते थे। आज मांगने नहीं आते हैं, आज देने भी आते हैं। आज बराबर के हक से खड़े होते हैं और जब कोई बात उठती है तो बराबर से बात करते हैं। उससे बहुत फर्क पड़ता है और ये लोगों को नजर भी आता है। यहाँ के लोगों में, यहाँ के पॉलिटिशियंस में, यहाँ के कांग्रेसमैन से हम मिलते हैं तो आज उनका सोचना अलग है। आज वो हमसे दूसरे तरीके से बात करते जो पहले करते थे। चलिए खैर, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि वो पूछते थे कि भी अशेम्ड फील करते हैं या कि प्राउड फील करते हैं। अब भारत में चुनावी बिगुल बज चुका है, ठीक है जी। अगले महीने से चुनाव शुरू हो रहे हैं। आप विदेश में बैठे हैं लेकिन आप नजर पूरी रखे हुए हैं। तो अभी हाल में जो मोदी जी ने अपने जो पिछले घोषणा पत्र में कुछ बातें कही थी और उनमें से कई चीजों को उन्होंने पूरा कर दिया, चाहे वो सीए की बात हो, धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे गरीबों को लाभार्थी योजनाएं देने की बात हो। तो आपको क्या लगता है कि क्या नाम इनमें सबसे ज्यादा असर किसका रहेगा
और क्यों रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से कोई एक चीज का केवल असर नहीं होता है। आज मोदी जी ने अपने कार्यकाल में 10 वर्षों के कार्यकाल में जो आज हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एलिजेंस है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए ही बोलेंगे या कांग्रेस का। हम वो बोल रहे हैं जो हमको दिख रहा है एक निष्पक्ष नजर से कि जो हुआ है। आज कोई भी लीडर आता है और अपने घोषणा पत्र में जो घोषणा करता है और जो बोलता है हम ये करेंगे और देश के लिए करेंगे, और जो पिछले 70-80 साल से नहीं हुआ उसको करके दिखा देता है, तो आज से फर्क पड़ता है। ऐसे ये सारी चीजें, चाहे वो 370 काटना हो, 370 के 70 के हटने से क्या हुआ? आप देखिए 370 के हटने से कश्मीर की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई जितनी थी। आज वो प्रगति के पथ पे है। आज पाकिस्तान की जो हर बात में लेके एक ही टारगेट होता था वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। बल्कि पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले लोग अभी ये कह रहे हैं कि हमें भारत में ले लो भाई, हम कहां फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने उसको पूरा बदल दिया। मंदिर की बात कर लीजिए आप। मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं है कि मतलब उसकी वजह से चुनाव जीता जाए या हारा जाए, लेकिन उस मंदिर की एक हमारी व्यवस्था में बहुत जरूरत थी। आज हमारी 83% पॉपुलेशन हिंदुओं की है और उनकी ये मांग थी कि हमारे रामलला का मंदिर होना चाहिए यहाँ पे। तो और वो भी उन्होंने लीगल तरीके से उसको आगे बढ़ के किया, उसको बनवाया। एक उसके अंदर उनकी एक इच्छा दिखी कि उन्होंने कोशिश की और हुआ वो। और उसके अलावा आप सीए की बात करें, आप सीए की बात, सीए 1948 में हो जाना चाहिए था। आज क्यों हुआ? क्यों नहीं हुआ पिछले 70 साल से? बताइए। सीए था क्या? हमारा विभाजन धर्म के हिसाब से हुआ था। जो हमारे हिंदू रह गए थे, जिनको प्रॉमिस किया गया था कि आप अभी नहीं आ पा रहे, हम आपको लेंगे, जो लेकिन उनको नहीं लिया वो, क्योंकि गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं थी उस समय। 17-18% हमारे हिंदू थे, पाकिस्तान बांग्लादेश सब जगह, और सब खत्म हो गए। 1% पे रह गए बेचारे, परेशान, कुछ नहीं। तो उनके लिए ये तो हमारे कमिटमेंट आज का नहीं, 1947 का था, जो उन्होंने आज उसको फाइनली उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो ये चीजें नहीं, लेकिन एक बात तो बताइए, आप तो सिर्फ तारीफों वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ इधर जी, किसान आंदोलन है, उधर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात है हाँ जी, कि हाँ जी। सारा कुछ भाजपा ने ले लिया। ठीक है, दुनिया यही कह रही है कि तानाशाही अंदाज में जिसको जो इनकी फेवर में नहीं बोलता उसको ये उसकी बाजू मरोड़ कर उसको अपनी तरफ ले लेते हैं, ईडी भेज देखिए देते हैं, राजीव जी, सीबीआई भेज देते हैं। ये तो हमारा मीडिया है। मीडिया में दोनों तरह की बातें होती हैं, और स्पेशली मेन स्ट्रीम मीडिया जितना भी हमारा है वो लेफ्ट ओरिएंटेड काफी हो जाता है। लेकिन आप हम मैंने जैसा कहा कि हम लॉजिकल बात करते हैं। हम लोगों को कोई ऐसा नहीं कि मोदी हमारे लिए, मोदी से ही सब कुछ। अगर मोदी जी गलत करेंगे तो उसके लिए भी हम बात करते हैं। अगर आप किसान आंदोलन की बात करें, आप खुद सोचिए, जो पॉलिसी किसान के लिए लाई गई थी लास्ट ईयर, वो क्या थी? वो इन्होंने तो चालू नहीं की थी। वो पूरा कमीशन बैठा था, इतने सालों में उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। 2013 में उसका फाइनल हुआ था, इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। लेकिन क्या हुआ? पॉलिटिक्स की वजह से और बिचौलियों को जिससे फायदा नहीं होता, उस वजह से उन्होंने हटवा दिया। किसान आंदोलन, बेचारा किसान थोड़ी आता है। आप ही बताइए कि है ना, जी वैगन में आके किसान आएंगे, एसी ट्रैक्टर्स में किसान आएंगे? ये किसान है हमारे? ये तो है ना कोई, ये सब वो हैं जो बीच के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। एक्चुअल किसान को फायदा नहीं हो रहा। किसान को अगर जो जो लाया गया था बिल, एंड उसकी डिटेल में जाने में तो अभी अपना पूरा समय निकल जाएगा, तो उसमें नहीं जाते हैं, बट वो फायदेमंद था। अभी भी वही हुआ। क्यों हम किसान को यूज काय के लिए कर रहे हैं? कि है ना पॉलिटिकल गेन के लिए। मेरे को नहीं लगता किसान का इसमें कोई भी अहित है। और आप और एक बात बताइए, किसान से इलेक्टोरल पंजाब में बॉन्ड, क्यों आता है, बाकी देश का क्यों नहीं आता? बंसल साहब ये बताइए, अब मोदी जी तो नारा है उनका, वॉर क्राई है कि अब की बार 400 पार। विपक्ष के लोग और थोड़े बहुत हमारे प्रेस के लोग भी ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। अब तानाशाही मैं तो नहीं मानता। तानाशाही होती तो 1 साल तक वो बॉर्डर पे नहीं बैठे रहते। और तानाशाही जब होती है वो हमने देखी है इमरजेंसी के टाइम में, जब 4 घंटे में सबको उठा के जेल में डाल दिया था। तो तानाशाही की बात तो नहीं है। भाई ये तो प्यार से डंडा मार रहे हैं ना सर, ये लगता तो प्यार है से डंडा मार रहे हैं। 400 पार हो जाएगा इस बार, ऐसा आपको उम्मीद है? देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलने का लीडर का काम होता है पॉजिटिविटी क्रिएट करना। मोदी जी ने नारा दिया है, मोदी जी का मैं तो ये देख रहा हूं जो काम हुआ है उन्होंने उसके बेस पे अपना किया है। अब देखिए, कहने को तो ये बात है, अटल जी ने बहुत काम किया था अपनी गवर्नमेंट में, लेकिन अटल जी का नहीं हो पाया। पब्लिक है, वोटिंग का किसी को नहीं मालूम होता है। मैंने बताया ना, यहाँ पे भी मैं इलेक्शन लड़ा चुका हूँ, मैंने भी अनप्रेसिडेंटेड चीजें होती देखी हैं।
हमने यहाँ के इलेक्शंस में भी देखा, चाहे प्रेसिडेंट का हो या किसी का। सर ये तो बेचने का अंदाज है, अटल जी को ये बेचना नहीं आता था, मोदी जी को बेचना आता है अपने आप को। देखिए, बेचना आता है नहीं आता, मोदी जी ने जो काम किया है उसके बेस पे वो एक प्रोजेक्शन दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं ऐसा हो, और लगता है होना भी चाहिए बेस्ड ऑन के जो पिछली बार के रिजल्ट थे और जो काम हुआ है। आप ये बताइए 5 साल पहले जहां मोदी जी को जो मिला था और उसके बाद 5 साल में उन्होंने जो काम किया है, उसके बाद आपको लगता नहीं है कि उनको हमारी पब्लिक को लाइक करना चाहिए, उन्हें देना नहीं चाहिए? नहीं सर, चाहे बंसल वुमेन हो, साहब, आप मेरे को दो आपकी तीन बात चीजें काट देखिए रहा हूँ, इसमें। आप हाँ, ये बात कह रहे हो, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मतलब 10 साल के बाद भी अगर 80 करोड़ जनता को फ्री में खाना देना पड़ रहा, तो डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ? मंदिर बनने से या सीए लागू करने से डेवलपमेंट थोड़ी ना हो। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल, मैं मंदिर को चुनाव से नहीं जोड़ रहा हूँ। आत्मनिर्भर तो नहीं बना ना आम ये नागरिक, वो तो आज भी आत्मनिर्भर, राशन ले रहा है। आप ये बताइए 150 राशन तो आदमी अमेरिका में भी रहता है, फूड स्टैंप यहाँ नहीं बढ़ते क्या? आप ये बता दीजिए मेरे को, नहीं होते क्या? कौन सा देश है जो अपने नागरिकों के लिए नहीं कर पाता? भाई आज वो तो एक गिने चुने लोग हैं ना, भारत में नहीं कर, 80 करोड़ का मतलब तो आप मान के चलो ना 50% से भी बहुत ज्यादा होंगे। ये तो यहाँ पे आपको भी, लगता है कि गिने चुने लोग हैं, ऐसा गिने हाँ चुने लोग नहीं होते। हर देश में ऐसा रहता है, ये सब तो करना पड़ेगा। भाई आज 11% है, आज अमेरिका में 11% लोगों को सरकार देती है, भारत में 60% के करीब लोगों को आज भी देना पड़ रहा है। तो डेवलपमेंट सिर्फ पुल बनाने से, मंदिर बनाने से तो नहीं हो जाएगी। नहीं, देखिए राजीव जी, आई नो आप उसको थोड़ा सा ओवर वो कर रहे हैं। आप ये बताइए, पहली बात तो भारत एक बहुत ही आर्थिक एक जो चरमराई हुई व्यवस्था जो 60-70 साल की, उससे बाहर निकल के, उससे भी पहले 200 साल के पुराने की, उससे निकल के अब पहली बार बाहर आ रहा है। मैं तो ये बोलूंगा 10 साल अपना भारत की आजादी 10 साल पहले हुई है, और उसमें जो काम हुआ है, जो जो अब शुरू हुआ है। अमेरिका पुरानी अर्थव्यवस्था है, सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में पर कैपिटा इनकम अपने यहाँ से बहुत बहुत हाई है, बहुत पुरानी है, यहाँ बढ़ रहा है। आप कंपेयर ये नहीं कर सकते कि दूसरे देश और आज भारत में क्या, आप ये कंपेयर करना पड़ेगा पिछले 10 साल में क्या हुआ और आज कहाँ है। आपको ये देखना पड़ेगा जितनी तेजी से हमारा विकास हुआ है। मैं कम से कम साल में 4 या 5 बार भारत जाता हूँ, मैं हर बार जाता हूँ तो मेरे को हर बार कुछ नया दिखता है, नया होता दिखता है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो, अगेन मैं वही बोलूंगा, मोदी जी से मेरी कोई भक्ति नहीं है, लेकिन जो काम देखता हूँ, अब इसमें जो नहीं हुआ है मैं आपको वो भी बता गिना सकता हूँ कि जो मेरे को लगता है होना चाहिए, लेकिन उस पर भी आएंगे, बट दे आर नॉट एज सिग्निफिकेंट। जो सबसे बड़ी बात हुई है एम्पावरमेंट की भारत में, वो ये वुमेन की। आप ये बताइए कौन सा प्रधानमंत्री आते ही पहले ही चीज में सबसे पहली चीज उठाता? 2 चीजें जो सबसे बड़ी थी, उन्होंने कहा कि टॉयलेट्स होने चाहिए घर में, और दूसरा उन्होंने कहा सफाई होनी चाहिए। आज हम लोगों की सबसे बड़ी एक, आपने बताया मैं कैरेबियन में बैठा, हम लोग यही सोचते थे हमेशा, छोटे से गरीब, बहुत गरीब देश है कैरेबियन के देश, हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा गरीब है, यहाँ पे लोगों पे खाने को नहीं है, लेकिन सफाई एक तिनका नहीं मिल सकता आपको कहीं। तो वो जो चीज थी उसकी वजह से पर्यटक आते थे, चीजें बढ़ती हैं, सब होता है। आज मैं अभी दिसंबर में हम जब भारत गया था, अपने बच्चों के साथ गया, हम लोग नेशनल पार्क में गए, हमको इतना गर्व हुआ पहली बार देख के कि एक हमें कहीं कागज का टुकड़ा है, तिनका पूरे है ना नेशनल पार्क में। हमने लोगों से पूछा ऐसे कैसे, कहते जी अब यही है, ऐसे ही होगा। यूपी के शहरों में अयोध्या भी गए, वाराणसी भी, अपना प्रयाग भी गए, काशी भी गए, बहुत सफाई जो पहले कभी नहीं थी, अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं। तो ये जो काम है ना, ये काम दिख रहे हैं, ये काम हो रहे हैं। तो और दूसरा, आपने ये जो इनका वुमेन्स को पैसा देने का, किसानों को डायरेक्ट पैसे देने का काम किया है, आज से 10 साल पहले तक हम क्या सुनते थे? लाखों करोड़ का घोटाला इस मंत्री ने किया, उसने किया, ये किया, वो किया, पैसा कहां जा रहा है पता नहीं तो ये लगता था। घोटाला आ तो गया इलेक्टोरल बॉन्ड का। कहाँ है घोटाला? आप बताइए कैसे है घोटाला? आप ही बताइए भाई उसमें पहले कौन कैश सा लेते मिला? थे, हाँ? अब पहले कान यूं पकड़ते थे, अब यूं घुमा के पकड़ नहीं रहे नहीं, हैं, तो बात तो आप ये बताइए उसमें क्या घोटाला लग रहा है आपको? आपको है। अमेरिकन सिस्टम में भी मालूम है ना कि भाई जो पब्लिक दवाइयों फंडिंग की होती है। कंपनी थी उससे ले लिया पैसा, ठीक है जी, उसकी दवाइयां बिकवा दी। ठीक है, विपक्ष कहता है कि दवाई बिकवाने के लिए उनसे पैसा लिया, हमको इंजेक्शन लगवा दिए। अखिलेश कह रहा है कि मैंने तो इसलिए इंजेक्शन लगवाया नहीं, जो सर बेवकूफ थे उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। सर इंजेक्शन नहीं लगता तो आपको भी मालूम है कि अपना दुनिया में किस किस त्रासदी से हम लोग निकले हैं। अगर जी इतनी जल्दी वो इंजेक्शन अपने यहाँ ही छोड़ो, तो अपने भारत ने तो दूसरे देशों में इंजेक्शन लगवा दिए जी। वो तो मांग मांग के ले गए हमसे, हमने उनको डोनेट किए, मांग दिए, सब किया। हमारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि क्यों लगवा दिए। ये तो वही बात है कि काम भी हुआ, उसके बाद बोलने को तो कुछ भी कोई बोल ठीक सकता है। है। आप ये बताइए उस समय किसने बना लिए थे इंजेक्शन? जिसने बनाया वही तो लगा सकता था।
आज रही बात डोनेशन की और नहीं डोनेशन की, हर पॉलिटिकल पार्टीज को सब देते हैं, हम भी यहाँ बहुत देते हैं डोनेशन, उसी से ही सिस्टम चलता है। और ये अच्छी बात है कि पारदर्शिता है यहाँ पे, एक ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन में। 2 नंबर का पैसे से तो नहीं हो रहा ना, 1 नंबर का पैसा दिया ना सर किसी ने, नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। बंसल साहब 60 साल से हम्म, वो मेज के नीचे से जाके पैसे दे के आते थे। उस टाइम किसी ने ये नहीं मांगा कि भाई डाटा दीजिए, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांगा कि साहब वो डाटा भी दे दो हमारे को कि कैसे पैसा दिया जाता था और कैसे काम कराए जाते थे। अब जो है, जब एक पारदर्शी सिस्टम बना दिया गया तो अब सबको प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो नजर आता है। एक छोटी सी पार्टी दक्षिण की, जिसको 645 करोड़ रुपए डोनेशन मिला है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी जो है वो 509 करोड़ रुपए दे के आ रही है। और वो वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि सनातन तो डेंगू है। अब वो किस तरह के प्रभाव कहां कहां से आ रहे हैं, किस तरह से कौन पैसा दे रहा है, वो तो अभी खुलेगा। पर पैसा देना अपने आप में पॉलिटिकल पार्टीज को क्राइम नहीं है, वो कहीं भी नहीं है, यहाँ यूएस में भी नहीं है। यहाँ बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज की पॉपुलैरिटी इस बात से आंकी जाती है कि उनको कितना डोनेशन मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके अंदर मैं एक चीज और बोलूंगा, इसकी शुरुआत है यहाँ पे भी, अमेरिका में भी जो कैंपेन फंडिंग जो सिस्टम बना, उसकी शुरुआत जब हुई थी ऐसे ही हुई थी और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग किया गया। पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। आज हम इसको इस लेवल पे ले पाए कि इसमें खर्चा भी कहाँ क्या हो रहा है वो भी सब आने लगेगा, तो ये एक नई चीज होगी। ये बात बिल्कुल सही की बताई विजय जी ने कि अगर हमारे को 1 नंबर में अगर कंपनी दे रही है तो कम से कम दिख तो रहा है किसने दिया। आज आप क्वेश्चन उठा सकते हैं ना फिर उसके बाद, क्यों आपको किस पैसा दिया तो आप उस पर वोट दो या नहीं दो। लेकिन अगर आपको, लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि अगर कभी हम सत्ता पे आ गए तो हम मोदी जी को ना केवल इस बात के लिए पकड़ेंगे बल्कि उनको सख्त से सख्त सजा भी देंगे। क्या वो आ जाएंगे प्रधानमंत्री बन जी तो कुछ जाएंगे? भी बोल सकते हैं, जब तक राहुल गांधी जी हैं तब तक कोई पार्टी, चमकी पार्टी तो कभी आ ही नहीं सकती। अगर वो हट जाए तो शायद उम्मीद है कांग्रेस को कुछ भला हो जाए, तो उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए। आप ये बताइए कि वो तो ऐसे बॉर्न विद सिल्वर स्पून जो बोलते हैं यहाँ पे, कि हम तो पैदा हुए हैं राज परिवार में, हमें को राजा बनना है, उस पर चल रहे हैं। सर कितना भोला आदमी है वो, आप ऐसा बोलते हैं उसको तो नहीं, बिल्कुल आप मैं मना नहीं कर रहा, बहुत भोला आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बंसल साहब आप ये स्थिति देखिए, 34-35 सीट है कांग्रेस के पास और सपने वो देख रहे हैं आज कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। दूसरी तरफ एक महानायक है भारतीय राजनीति का, जिसके पास टारगेट है 400 सीट का। और अभी भी हमारे मित्र जो हैं राजीव जी, उनको लग रहा है कि वो भाई अच्छी बात है, अपोजिशन नहीं। है। गौड़ साहब आप पत्रकार के रूप में बैठे हैं या 8 मोदी साल की तक भक्ति करने के उनको लिए बैठे हैं? आप ये 8 बताइए। साल तक उनको राज दिया था ना हमने, 8 साल नहीं, तक। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा गौड़ साहब कि आप सवाल करने वाले हैं कि आप मोदी भक्ति दिखाने वाले और हैं। मोदी भक्ति नहीं, आप सवाल ही ऐसे करते हैं कि भाई मतलब वो सर फिर मतलब 125 करोड़ राहुल गांधी कर रहा है और आप कह रहे हो कि मैं सवाल ऐसा कर रहा हूं। 125 करोड़ राहुल गांधी कर रहे हैं सर, मतलब हाँ, मैं मना नहीं कर रहा। लोग 125 करोड़ में से हो सकता है कि 110 करोड़ ऐसे हैं जो राहुल गांधी को गालियां भी दे रहे हो, मैं मना नहीं हुआ, भाई लेकिन बात तो कर रहे हैं एक सर, बात बात तो बताइए, कर रहे हैं, एक पर्सनालिटी तो है ना। आप मेरे को एक बात बताइए, हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पे अमेरिका में हम देखते हैं कि लीडरशिप एक आदमी पे नहीं चलती है, लोग लीडर आते हैं जो अपने को प्रूव करके आते हैं, आगे आते हैं और काम करते हैं। हमारे 150 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश में आप मेरे को ये बताइए क्यों हमारे पास लीडर नहीं है? आज मोदी जी के अलावा क्यों नहीं है नंबर 2? ये गलती किसकी है? ये कांग्रेस में क्या लीडर नहीं थे अच्छे, लेकिन उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, खत्म कर दिया। जो परिवारवाद अपने पॉलिटिक्स में चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में होता था, वो अपने यहाँ बढ़ गया है। वो परिवारवाद हमारे पॉलिटिक्स को खत्म कर रहा है, बढ़ने नहीं देगा। आज आदमी बेवकूफ थोड़ी है वहां पे जो बैठा है वोट डाल रहा है, सिर्फ परिवार के नाम पे तो नहीं चलेगा ना, जो पैसे खा रहे हैं अपने को बना रहे हैं। आज कोई लीडर तो आए। आज कांग्रेस ने अगर अच्छा ऑल्टरनेटिव दिया होता, खरगे जी को बनाएंगे क्या आप बताइए, या सोनिया जी को बनाएंगे, या प्रियंका जी को बनाएंगे, या वो खरगे जी भी नहीं आएंगे जी। हमारे मनमोहन सिंह जी को उन्होंने बना दिया था, बेचारे बहुत अच्छे राजा ना, अपने अर्थशास्त्री लीडर थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर थे बेचारे, वो देखते थे पीछे खड़े रहते थे हाथ जोड़ के। लीडरशिप एक अलग चीज है सर, लीडरशिप देश को चलाना, एक लीडर होना,
बहुत बड़ी बात है। आज मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ, हमारे यहाँ भी ये लोग खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में। आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आप इलेक्शन में खड़े होकर करेंगे क्या? प्रूव क्या करेंगे? आपको काम क्या करना है? आपका विजन क्या है? वो तो दिखे ना कहीं। आज जो लोग जाके हमारे ही देश को दूसरे देशों के आगे बुराई करते हैं, बदनामी करते हैं, हमें अच्छा लगता है क्या जी? आप बता दीजिए। आपको अच्छा लगता है क्या राजीव जी? क्या ना राहुल जी आके यहाँ हमारे यूनिवर्सिटीज में आके कुछ भी बोल जाते हैं? अच्छा, अमेरिका में भी परिवारवाद है क्या? बंसल अमेरिका साहब में कहाँ है बताइए आप? बंसल साहब ये बताइए कि अब सारी दुनिया जो है वो राइट की तरफ जा रही है पॉलिटिकल बिल्कुल जी। ना। यूरोप में देख लीजिए आप, भारत में तो है ही। अब अमेरिका में भी इलेक्शन ड्यू हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, अमेरिका में इलेक्शन ड्यू हैं और मैं तो बहुत इस बात का एक प्रबल समर्थक हूं कि इस देश में अगर कोई इस देश को वापस बचा सकता है या कोई कुछ कर सकता है, वो है हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प। और उनका इस बार आना बहुत ही जरूरी है, आएंगे भी जो दिख रहा है, क्योंकि जो देश के लिए, वो भी जैसे मोदी जी अपने देश के लिए काम कर, कंट्री फर्स्ट स्लोगन होना चाहिए। एक प्रधानमंत्री कौन होता है या राष्ट्रपति कौन होता है? सीईओ होता है देश का कंपनी की तरह। उनके लिए उसकी जिम्मेदारी लोगों ने क्यों इलेक्ट किया? इसलिए नहीं किया कि दूसरे देश के लोगों को क्या हो रहा है, उन्होंने इसलिए इलेक्ट किया है कि हमारे देशवासी क्या कर रहे हैं, हमारे देश के लिए क्या करोगे, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारे लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या करोगे। तो मेरा तो ये कहना है जी कि ट्रंप से अच्छा, जैसे कि मोदी एक गॉड सेंट, एक भगवान के भेजे हुए हमारे देश के लिए ऐसे लीडर हैं, ऐसे ही ट्रंप के इस समय अमेरिका के लिए बंसल साहब, ये अमेरिका की राजनीति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर भी चुनाव है, हम आपसे चाहेंगे कि भी हम अमेरिका के ऊपर यहाँ की राजनीति को लेकर भी कार्यक्रम करें और जल्दी उसको हम करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर फिर गहराई से बातचीत करेंगे। फिलहाल तो आप ये बताइए, आपने अभी एक चीज बोली कि भाई मोदी के बाद कौन, ठीक है जी? और मोदी ये तो है नहीं कि भाई ये भगवान शिव के अवतार हैं कि भाई ये सालों साल चलते रहेंगे, इनको भी एक ना एक दिन रिटायर होना है, ये औरों को भी रिटायर कर देते हैं, ठीक है जी? 70 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, अब खुद भी 70 के हो गए हैं और अब 5 साल ये और भी रहेंगे तो 75 के हो जाएंगे। तो आपको इनके बाद कौन दिख रहा है? अगर बीजेपी अगले 25 साल का जैसे एजेंडा बनाए हुए है कि भाई 25 साल के सपने देख रही है, तो उसमें आपको इनके बाद कतार में उनको और कौन खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, बड़ा मुश्किल प्रश्न है ये बीजेपी के लिए भी। ये एक चीज है जिसमें मैं बीजेपी से भी सहमत नहीं हूँ। बीजेपी की जो सेकंड लाइन है ना, वो इतनी ठीक है। बीजेपी में बहुत स्ट्रांग लीडर्स हैं। जयशंकर जी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे पता नहीं। अमित शाह जी अपनी जगह एक स्ट्रांग लीडर है, या फिर अपने गडकरी जी हैं, या जितने भी सब लोग, सब लीडर अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। लेकिन योगी जी हैं हमारे, जो जिनके बारे में बहुत बोला जा रहा है कि वो शायद हमारे सेकंड मोदी जी हैं। लेकिन आज की तारीख में जो मैं मोदी जी के लिए, आप बोलते हैं ना कि मोदी जी ने क्या नहीं किया, उसमें मेरे को लगता है मोदी जी को सेकंड लाइन अपने बराबर की डेवलप करनी चाहिए आज। नहीं 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 नहीं, बगल एक बात बताऊं सर, जब गद्दी मिलती है ना, आपने बोला सीईओ होता है, जब गद्दी मिलती है तो फिर आदमी की सोच भी उसी तरीके से बन नहीं सर, लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट में हमेशा सेकंड लाइन तैयार की जाती है और करनी चाहिए। ये मोदी जी को का विजन होना चाहिए, ये एक बहुत जरूरी है मोदी जी को पार्टी में। आज मोदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी अमर तो है नहीं। मोदी जी जब दूसरों को बोल रहे हैं 75 साल के बाद, मे भी 80 साल तक कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या, कोई तो चाहिए, लाइन ऑफ लीडरशिप चाहिए। तो वो लीडरशिप ठीक है, मे बी बिहाइंड द सीन वो डेवलप कर रहे हो, लेकिन पब्लिक में लाना जरूरी है। अब इसी साथ कंधे से कंधा मिलके होना जरूरी है। नहीं नहीं, गौड़ साहब तो कहते हैं कि आरएसएस इतनी मजबूत संगठन है, वो अंदर ही अंदर सब कुछ तैयार करते हैं, सामने तभी आता है जब जरूरत होती है। बंसल साहब देखिए, अब ऐसी भी स्थिति आ गई कि आदमी सामने बैठा है और उसको कोट किया जा रहा है कि गौड़ साहब ऐसा कहते हैं। अब मैं जो कहता हूँ वो मैं ही कह दूंगा अब। तो कहना ये है, ये बताइए, आप पॉलिटिशियन हैं, यहाँ इलेक्शन भी लड़े हैं, अमेरिका की राजनीति को भी जानते हैं और भारत जाते हैं 3-4 बार साल में। ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा कांग्रेस के खत्म होने पे, हो ही गई है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, नेग्लिजिबल बची है। ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है देश में, इसको कौन भरेगा? क्या इसको केजरीवाल इस वैक्यूम को भरेंगे? क्या आप पार्टी इस वैक्यूम को भरेगी? या दूसरी कोई पार्टी आपकी नजर में है जो इस वैक्यूम को भरने में की शक्ति या साहस रखता हो? सर, ये सबसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है ये कि इस समय कोई नहीं दिखता। क्योंकि आप केजरीवाल जी की बात करें, क्या वो जिस जिस प्लेटफॉर्म से उठे थे उस पर कायम है? बिल्कुल नहीं है। आज वो उल्टी तरफ चले गए। हमारी ममता जी जिस जिस एक फायरी लीडर होती थी, वो कहाँ थी और आज कहाँ पहुंच गई? बिल्कुल उल्टी।
या आप है ना, आप किसकी बात करें, साउथ की पार्टीज की बात करें या अपना है ना यहाँ पे सपा की बात करें, किसकी करें, ये सब नेगेटिव पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज पॉलिटिक्स में केवल नेगेटिविटी से काम नहीं होता। अपोजिशन का काम ये नहीं होता है कि सिर्फ कि जो भी हो रहा है उसका अपोजिशन करें, जो भी गवर्नमेंट करे उसका अपोजिशन करें। उन्हें एक अपने को स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां गवर्नमेंट काम कर रही है उसके साथ खड़े हो, या नहीं पब्लिक में अगर आप हमेशा विरोध करते रहेंगे तो पब्लिक आपके साथ नहीं रहेगी। आपको सही और गलत एक प्लेटफॉर्म पे टिकना पड़ेगा कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और जब वो कर लेंगे तो लोगों के साथ चल पाएंगे। लेकिन चलिए आखिरी छोटा सा सवाल, आपके हिसाब से इस बार कितनी सीटें? देखिए जी, कांग्रेस को और भाजपा को, देखिए एनडीए और यूपीए नहीं, ये इलेक्शन है। इलेक्शन के अंदर आज प्रेडिक्शन सब अच्छा करते हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर से पूछेंगे वो कहेगा 370 से कम तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। कांग्रेस से पूछेंगे, कांग्रेस पता नहीं क्या बोलेगी, मेरे को तो मालूम भी नहीं है वो कितनी बढ़ा पाएंगे। लेकिन असली जवाब, जो असली चीज हमें मालूम पड़ेगी जून में जब रिजल्ट आएंगे। हाँ, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से मोदी जी ने, आई विल नॉट इवन से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह मोदी जी की लीडरशिप में काम हुआ है, उनके कैबिनेट ने काम किया है, कोई सी भी मिनिस्ट्री उठा के देख लीजिए क्या इतना काम हुआ है। अगर उसके बाद और उनके सारे वादे पूरे करने के बाद अगर उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा। मेरे को लगता है कि लोग उनको ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अभी जब मैं लास्ट टाइम, अभी मैं 2 महीने भारत रह के आया दिसंबर जनवरी में, तो मैंने वहां का माहौल देखा तो मेरे को नहीं लगता कि उनको दिक्कत होगी 360-370 सीट पहुंचने में, ऐसा मेरे को लगता है। और कांग्रेस जी, कांग्रेस का तो जी ऐसा है कि मेरे को नहीं लगता जितनी पिछली बार मिली थी उतनी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि कुछ तो कंस्ट्रक्टिव होना। आप ये बताइए क्या, किस बेस पे कोई उन्हें सीट दे? अरे सर, इतनी लंबी न्याय यात्रा निकाली राहुल गांधी जी ने, है प्रियंका चोपड़ा भी पूरा, प्रियंका गांधी भी पूरा साथ दे रही है, और आप बात कर रहे हो कि उन्होंने भाई बहन है ना। आप उनकी जगह जो उनके यंग लीडर थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, ठीक है, उनके अभी ये भी अपने पायलट भी बस कगार पे ही खड़े हुए हैं, किस दिन चले जाएं किस दिन नहीं चले जाएं कुछ समझ नहीं आता। आप लीडर्स को आगे तो आने दीजिए, आप नए लीडर्स को उनको बनाइए। देखो जी, वो तो आगे तभी आएंगे जिस दिन राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, वो रायबरेली की सीट भी छोड़ के चले गए। अब ऐसे में आप क्या उनको, मैं क्या प्रेडिक्शन दूं, क्या नहीं करूं। आज कांग्रेस के लिए एक अच्छी पार्टी होती थी कांग्रेस की डिमाइस का रीजन ही ये है सिर्फ कि है ना, इन्होंने परिवारवाद को आगे रखा। जब तक राजीव गांधी थे तब भी परिवारवाद तो तब भी था, उनको बाहर चला के बैठा दिया था, लेकिन चलो फिर भी वो चला पाए, उस समय जैसे भी किया उन्होंने चला लिया। लेकिन आज पब्लिक वो नहीं रही जो पहले थी कि एक अंधभक्ति में दे दिया, क्योंकि उस समय अपोजिशन। अच्छा आप ये बताइए, आप बोलते सीटों का, क्या कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिली पहले? कांग्रेस भी तो यही करती थी, कांग्रेस को पूरी सीटें मिल जाती थी, अपोजिशन था ही का कांग्रेस के आगे, कभी था को अपोजिशन? आज सिचुएशन पलटी है तो एक रीजन से पलटी है और काम पे पलटी है। ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो ये चाहूंगा कि मोदी जी 5 साल नहीं, कम से कम 10 साल और रह लें तो हमारे देश के अंदर जो तरक्की होनी है, जो बदलाव आने हैं, जो चीजें शुरू हुई हैं, आज 150 करोड़ के लोगों का देश को बदलने में समय लगता है जी। 10 साल ही हुए हैं, 10 साल में हम देख रहे हैं, 10 साल बहुत फर्क है। ठीक है बंसल साहब, ठीक है, आपके विचारों से हमें ये तो पता चल गया कि आप भी काफी हद तक मोदी भक्त हैं, गौड़ साहब तो है ही हैं। और नहीं जी, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं विकास देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज हमें गर्व हो रहा है कि हम जिस देश में बड़े हुए, पैदा हुए, वहां काम हो रहा है, वहां आगे बढ़ रहा है, तो मैं उसको देख रहा हूँ। काम और भी होना है, ऐसा नहीं है, मैंने कहा मेरी भी लिस्ट है जो काम नहीं हुए, होना है, लेकिन उसकी बात हम फिर करेंगे। चलो फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इंतजार करते हैं कि अब चुनावों में क्या नतीजे निकलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार।